गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके, लेकिन मैं बार बार ये कहता था कि भाई जो भी स्टूडेंट एचएससी यानी कि सीटी डी ग्रुप की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास हेल्पफुल साबित होंगी। लेकिन आपको पता है कि अब एचएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें स्पष्ट तौर पे ये कह दिया गया है कि हम इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा और इसके साथ साथ हरियाणा जीके को भी सीटी मेंस एग्जाम में पूछेंगे। अब देखो, ये जो सीटी मेंस एग्जाम है इसकी आप केवल और केवल दो कैटेगरी मान लीजिए। एक तो वो कैटेगरी जो आपके टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो आपकी कॉमन रहने वाली है, जिसमें आपको सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन है, सिंपल आपने प्लस 2 कर रखी है और आप सीटी मेंस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो यहां पे तो जो हमारी हरियाणा जीके है ना, इसका हैम रोल रहेगा, ध्यान रखेंगे। जबकि टेक्निकल पोस्ट है, यहां पे हरियाणा जीके का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इनकी संख्या थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन आएंगे यहां पे भी। अब देखो, जो टेक्निकल पोस्ट से है ना उसको ज्यादा फोकस करना है इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा पे। इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। हो सकता है कुछ करंट और कुछ इकोनॉमी सर्वे केवल इतनी हरियाणा जी के टेक्निकल पोस्ट में पूछी जाए, जबकि कोई अगर कॉमन है उसमें चाहे आपने 10+2 का रखी हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, इन दोनों में ही जो हरियाणा जीके है उसका हैम रोल रहेगा। 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब जो हरियाणा जीके है वो सीटी मेंस की तैयारी कर रहा है उसको भी पढ़ना है, और जो सीटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसको भी पढ़ना है। अब देखो, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, एक क्लास आराम से अपने समुद्रली करते हुए चल रहे थे, लेकिन ध्यान देंगे बहुत जल्द मैं आपके सामने दो क्लास से पेश करने जा रहा हूं। एक क्लास है जो स्पेशल हमारी इकोनॉमिक ऑफ हरियाणा पे मिलेगी, ठीक है, जो इकोनॉमी सर्वे है अपनी हरियाणा की, उसी के ऊपर एक क्लास रहेगी। और इस क्लास को मैं दो पार्टों में डिवाइड करके करवाऊंगा। एक बार तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरी बार हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्टिव से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और ऑब्जेक्टिव से हम केवल क्वेश्चन आंसर है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अब भाई आपके पास समय बहुत कम रह चुका है, ये समझो आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल अंतिम दौर में घुस चुके हो। अब आपको यहां से जो अपनी तैयारी है इसको थोड़ा सा समय फालतू देना है, और इसके साथ साथ है थोड़ी अच्छे तरीके से बढ़िया लेवल की तैयारी लेके आपको यहां से चलनी है। और ये मान के चलो आपके पास जो समय है ना वो 75 से 80 दिन का समय है, और इतना समय अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई के टच में है तो इतना समय काफी है अपनी जो ये सीटी की और जो अपनी ये जो एचएससी की जो लड़ाई है इसको अंतिम आपको क्या नाम है एक दिशा देनी है, समझ गए। तो 75 से जो 80 दिन का समय बचा हुआ है इसमें अपना पूरा जोर लगा देना है मेरे भाई। आपको समझ में आया, कुछ नहीं आया? अब देखो, इसके बारे में एक सिलेबस में क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा, कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो में आराम से चर्चा कर लेंगे। शायद कल मैं आपसे लाइव रूबरू हो जाऊं दिन में, ठीक है, तब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कहां पे कंपटीशन कम है, कहां पे ज्यादा है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है। हम एक रणनीति तैयार करेंगे और अगले 75 से 80 दिन हम उसी रणनीति के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि जिस दिन मैंने पहली क्लास शुरू की थी उस दिन आपसे बताया था कि प्यारे साथियों, अगर कोई भी स्टूडेंट वीडियो देखे ना देखे, अगर एक स्टूडेंट भी हमारी इस क्लास को देखता है तो हम उसके लिए भी उतनी ही मेहनत करेंगे, चाहे फिर इसको 1000 स्टूडेंट देखे, 2000, 5000, ठीक है। तो मैं नेगेटिविटी जो लोग हैं जिनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है उनसे तो मैं बिल्कुल दूर हूं, ठीक है मेरे भाई। मैं बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव बड़ा सकारात्मक आदमी हूं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे सब्जेक्टिव जब भी मैं करवाता हूं, मैंने एक दो वीडियो पहले डाल के देखी है, आज भी क्या नाम है कमेंट आ रहा था संदीप तंवर जी का कि सर इसको सब्जेक्टिव आप टॉपिक वाइज करना शुरू करो। तो उसके पीछे एक रीजन है, मैंने एक दो बार ट्राई किया है सब्जेक्टिव पढ़ाने का, तो वहां पे जो बच्चे हैं ना वो बहुत कम देखते हैं उसको सब्जेक्टिव को, कि अपने हरियाणा में पसंद ना करते सब्जेक्टिव को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है। जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रखा है हम उसके ऊपर काम करेंगे और बहुत जल्द ही हम सब्जेक्टिव वाइज एक एक जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा को बहुत बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जो डिटेल से हम कल चर्चा करते हैं।
आपके मैं साथ के साथ कल कमेंट भी लूंगा और कमेंट के साथ साथ है किस प्रकार से हम अपनी रणनीति बनाएंगे, तो उसके बारे में हम कल दोपहर के बाद लाइव हो जाएंगे और वहां पे एक लाइव डिस्कशन रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है कि हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा रहेगा। देखो हरियाणा में अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि भाई सबसे कम साक्षरता तो मेवात की है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारी जनगणना से है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा की जो जनगणना है वो आपको पता है 2011 में हुई थी, इसके आधार पे हमारे पास टोटल डाटा है और इसी के आधार पे हमें पढ़ना है कि 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार, ये है जनगणना, इसके अनुसार जो हमारी हरियाणा की जनसंख्या है वो कितनी रहेगी, हरियाणा की जनसंख्या है वो कितनी रहेगी। उसके बाद जो हरियाणा की जनसंख्या है, हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है। फिर हरियाणा में मतलब हरियाणा की जो जनसंख्या उसका भारत में स्थान क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कौन से जिले की है, सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस जिले की है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है। इसके साथ साथ आप मेरे को बताएंगे हमारा जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है वो कितना रहने वाला है। ठीक है, ये बता देंगे जो भारत का जनसंख्या ना सॉरी हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना रहेगा, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व बताएंगे। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, सर्वाधिक किस जिले का है, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है। चलिए इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या सभी जानते होंगे 2,53,51,462 हो जाएगी। अब हरियाणा की जो जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या का 2.09% है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो भारत में स्थान कौन सा है ये रट लेंगे मेरे भाई, 18वां स्थान है किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की रहेगी, तो वो हमारी फरीदाबाद जिले की रहेगी। कौन सा जिला, फरीदाबाद जिला। सबसे कम जनसंख्या ये पंचकुला जिले की रहेगी। कौन सा जिला मेरे भाई, पंचकुला जिला। हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की कहां का है, तो आप कहेंगे जी फरीदाबाद जिले का। कौन सा, फरीदाबाद जिले का। और सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, सिरसा जिले का रहेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसके अनुसार जो अपना हरियाणा है, इस हरियाणा का आपसे क्या पूछ सकता है, तो इसके अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की अगर साक्षरता दर पूछ ली जाए तो मेरे भाई साक्षरता दर कितनी रहेगी। इसके साथ साथ है हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, क्या मेरे भाई जनसंख्या वृद्धि दर ये कितनी रहेगी। अब देखो साक्षरता दर की मैं बात करूं तो इस डाटा को रट लेना जी 75.6 रहेगी, 75.6%। और हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर है 19.9%। ठीक है मेरे भाई, अब साक्षरता किस जिले की अधिक है, हरियाणा में जो साक्षरता है ये अधिक किस जिले की है, और इसके साथ जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ये किस जिले की अधिक हो जाएगी, और जनसंख्या की वृद्धि दर आप कम भी बता देंगे किस जिले की है। अब देखो साक्षरता सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे जी वो गुरुग्राम जिला होगा जहां पे साक्षरता सबसे ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो ये भी गुरुग्राम जिले की है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है तो ये हमारा झज्जर जिला आएगा। कौन सा जिला, झज्जर जिला। साक्षरता अगर सबसे कम पूछ ले तो ये तो हमारा क्वेश्चन में ही है ना, कौन सा हो जाएगा, मेवात जिला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें पढ़नी है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हरियाणा में कुल जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2। और सबसे पहला नेशनल पार्क हम कौन सा पढ़ेंगे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे है, ऑप्शन में आपको गुरुग्राम भी मिल सकता है और ऑप्शन में आपको फरूखनगर भी मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से, उत्साहित नहीं होना है पेपर में, आई बात समझ में। कभी उत्साहित हो जाओ और पेपर में कूद कूद के पढ़ो कि वो बेटे आ गया, तो भाई ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं और गुरुग्राम टिक कर देना है। अगर फरूखनगर भी है तो आंसर फरूखनगर आएगा,
अब देखो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप ये कहोगे जी इसकी स्थापना 1971 में हुई थी एज ए पक्षी विहार के रूप में। किसके रूप में? मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, पक्षी विहार के रूप में स्थापना हुई थी। और उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप कहेंगे जी इंदिरा गांधी के समय में स्थापना हुई थी। अब दो क्वेश्चन बनते हैं कि इसके जो संस्थापक हैं ये कौन रहेंगे और इसके वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन रहेगा, वास्तविक संस्थापक। अब देखो संस्थापक कौन है भाई साहब? जिस व्यक्ति ने प्रयास किए थे इस पक्षी विहार को स्थापित करने के लिए वो इसका संस्थापक हो जाएगा। और प्रयास किसके थे? तो आप कहेंगे भारत का बर्डमैन जिसका नाम था सलीम अली। ठीक है, सलीम अली जिसको भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है वो इसका संस्थापक रहेगा। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो पीटर स्काउट का नाम ध्यान रखेंगे और एक हमारे पास पीटर जैक्सन का नाम आएगा। ये दो क्या हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। इनको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऑर्थोलॉजिस्ट थे, इनको ब्रिटेन से बुलाया गया था। इन्हीं ने वो जगह चिन्हित की थी कि भाई पक्षियों के लिए कौन सा जो जलवायु है कहां की अनुकूल हो सकती है। तो इस स्थान को चिन्हित करने वाले ये दो व्यक्ति थे, पीटर स्काउट और पीटर जैक्सन। जबकि प्रयास किसके थे? सलीम अली जिसको भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 1972 में इसको जलीय जीव हेतु आरक्षित किया गया। ये ध्यान रखेंगे जलीय जीव हेतु आरक्षित, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसको जलीय जीव हेतु आरक्षित कब किया गया? ये किया गया 1972। और उसके बाद ध्यान रखेंगे इसके 4 वॉचिंग टावर हैं। ठीक है, वॉचिंग टावर के बारे में भी पूछ सकता है आपसे। 4 वॉचिंग टावर लगे हुए हैं जो इस नेशनल पार्क की सुंदरता को निहारने के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा भाई साहब मैं अगर बात करूं इस सुल्तानपुर पक्षी विहार के रूप में तो आपसे कहेगा इसको दर्जा कब दिया गया था? ठीक है, नेशनल पार्क का इसको दर्जा कब मिला था? तो आप कहेंगे जी दर्जा मिला था 1991 को। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बात आती है ये फेमस किसके लिए है, ये जगह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो आप कहेंगे साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन जो सारस है मेरे भाई वो यहां पे आते हैं, उन्हीं के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल लगभग 352 एकड़ है, उसी में ये फैला हुआ है। ठीक है, 10 में है 352.17 एकड़ में क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यहीं पे ये फैला हुआ है। अब देखो इस क्षेत्रफल के साथ ये हरियाणा का कैसा नेशनल पार्क रहेगा? तो आप कहेंगे ये हरियाणा का छोटा नेशनल पार्क है, हरियाणा का छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा का दूसरा नेशनल पार्क है जिसको हम पढ़ते हैं कलेसर के नाम से। और कलेसर नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन तो सभी जानते होंगे कि जी ये यमुना नगर में स्थित है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? तो मेरे भाई 2003 में मिला था। कब मिला था? 2003 में मिला था। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 11,570 एकड़ में ये फैला हुआ और इसी के साथ है ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हरियाणा का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है ये रहने वाला है कौन सा? तो वो कलेसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों नेशनल पार्क है वो ध्यान रखने हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो कल्पना चावला है इसका जन्म मेरे भाई कहां पे हुआ था? ठीक है, कल्पना चावला का जो जन्म है ये बताना है। इसको पिछली क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था जी, करनाल में हुआ था। लेकिन आप कुछ और व्यक्तियों के नाम मेरे को बता सकते हैं कि जैसे कि एक लेखराम शर्मा थे, हरियाणा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लेखराम शर्मा। इनका संबंध किस जिले से था? कौन थे ये व्यक्ति? इसी प्रकार से एक श्रीराम शर्मा थे। श्रीराम शर्मा थे जिसने हरियाणा का इतिहास हरियाणा तिलक के नाम से समाचार पत्र निकाला था। इसका संबंध कहां से था ये बता देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक नाम आता है कंवल हरियाणवी का। किसका? कंवल जो हरियाणवी है ये कौन रहेंगे? इसका तो नाम से ही पता चल रहा है किसका? कंवल हरियाणवी के बारे में। इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? और दो व्यक्ति और आते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो उसका नाम हो जाएगा गोपीचंद भार्गव। इसका नाम भी भाई साहब रट लेना, गोपीचंद भार्गव का। समझ में आया? कुछ नहीं आया? गोपीचंद भार्गव का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहेगा? और इसके बाद एक बात करें तो पंडित छज्जूराम आ जाएंगे। पंडित कौन आ जाएंगे? छज्जूराम। ठीक है, सॉरी पंडित नहीं, ये सेठ थे, तो ध्यान रखेंगे ये थे हमारे पास सेठ छज्जूराम। इनका संबंध कहां से था? सेठ थे ये मेरे भाई छज्जूराम। अब देखो इन 5 व्यक्तियों के बारे में आप पढ़ लोगे बहुत रहेगा।
लेखराम शर्मा की मेरे भाई बात करूं ना तो हमारी पिंक सिटी फतेहाबाद से थे। अब आपने थोड़ी बहुत इंडिया जीके पढ़ी है तो HRSA के बारे में पढ़ा होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक जो सोशलिस्ट आर्मी है ना, इसमें अहम भूमिका निभाई थी। एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसका मतलब लेखराम शर्मा का संबंध क्रांतिकारी हुए हैं, ये बहुत अच्छे लेवल के समझ में अहम भूमिका थी इसके पास है, फतेहाबाद से संबंधित थे। श्री राम शर्मा की अगर मेरे भाई बात करें तो श्री राम शर्मा का जो संबंध है वो हमारा कहां से हो जाएगा, झज्जर से हो जाएंगे। कंवल हरियाणवी की बात करें ये कैथल से होंगे। और ध्यान रखेंगे जो हमारा लोक साहित्य है उसी का पुरोधा कहा जाता है इसको। लोक साहित्य का अगर आपसे पुरोधा पूछ ले तो वो कंवल हरियाणवी कैथल को कहा जाता है। गोपीचंद भार्गव की मेरे भाई बात करें सिरसा से संबंध होगा। जब अपना जो पंजाब मतलब कि भारत आजाद हुआ था और उस समय जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो गोपीचंद भार्गव ही बनाए गए थे, ध्यान रखेंगे। सेठ छज्जूराम ये दानवीर सेठ था, अलगपुरा गांव भिवानी से संबंधित हो जाएंगे। कौन है? सेठ छज्जूराम, जिसने छोटूराम को आगे की शिक्षा करने के लिए क्या दिया था, तो सहायता प्रदान की थी। ठीक है, तो सेठ छज्जूराम दानवीर सेठ हुए हैं, ये हमारे भिवानी जिले से संबंधित हो जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? तो भाई साहब रेलवे वैगन वर्कशॉप की बात करें तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, यमुनानगर कर देंगे। वैसे ये जगाधरी में स्थित रहेगा। अब देखो जो रेलवे वैगन वर्कशॉप है इसकी स्थापना कब हुई थी? रेलवे वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? इस स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ है आपसे बेलापुर पेपर इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई बेलापुर जो पेपर इंडस्ट्री है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडस्ट्री की स्थापना। पेपर मिल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ साथ है यमुनानगर गैस लिमिटेड या यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यमुनानगर जो हमारी गैस लिमिटेड संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा डिसलेटरी के बारे में पूछ सकता है। हरियाणा डिसलेटरी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? यमुना केमिकल गैस लिमिटेड ऐसा कुछ है, ये देख लेना। हरियाणा डिसलेटरी के बारे में आप बता सकते हो। और एक ध्यान रखेंगे सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना है ये कब हुई थी? इसके अलावा गन्ने का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पे रहेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? गन्ने का प्रजनन केंद्र है ये हमारा कहां पे, और इसकी जो स्थापना है मेरे भाई कब हुई थी? इनके बारे में आप मेरे को आंसर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर बात करें तो एक गोला बारूद डिपो भी रहेगा, एक डिपो रहेगा जिसका नाम है गोला बारूद। इसके बारे में ध्यान रखेंगे ये कहां पर रहेगा। अब देखो एक एक करके हम इनके आंसर कर लेते हैं। अगर रेलवे वैगन वर्कशॉप की बात करें तो 1952 जगाधरी में स्थापित। बेलापुर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो 1945 में। पेपर मिल की बात करें तो 1929 में स्थापना, करमचंद थापड़ का नाम ध्यान रखेंगे। यमुनानगर गैस लिमिटेड की अगर बात करें तो ये 1938 में स्थापित हुई थी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा डिसलेटरी शराब उद्योग की बात करें 1969। सरस्वती शुगर मिल की बात करें तो 1933 में स्थापित हुई थी। गन्ना प्रजनन केंद्र 1932। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई ये करनाल में रहेगा और तमाम जो चीजें बताई है वो सारी यमुनानगर में। गोला बारूद जो डिपो है ये आपका जगाधरी में रहने वाला है। जगाधरी जिसको हरियाणा की छोटी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा में जो हवाई चप्पल उद्योग है वो कहां पे बनते हैं, तो अगर हवाई चप्पल उद्योग के बारे में पूछ ले तो महेंद्रगढ़ आएगा। लेकिन रिलैक्सो जो हवाई चप्पल है उनके बारे में पूछे तो उसका आंसर हमारा झज्जर जिला आ जाएगा। सैनिटरी उद्योग है बहादुरगढ़ झज्जर में स्थित रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो पार्ले जी बिस्कुट उद्योग है वो भी झज्जर में रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप पढ़ते चलेंगे। घरौंडा किस नगर में है? देखो घरौंडा से मेरे को ध्यान आया कि इंद्री के बारे में आपको पता होगा, ईश राणा के बारे में आप बता सकते हो, शमालखा के बारे में बता सकते हो, तिगांव के बारे में बता सकते हो। तिगांव कहां पे रहेगा? एक बापोली के बारे में बता सकते हो। किसके? बापोली के बारे में बता सकते हो। परथला ये स्थान हरियाणा में कहां पे रहेगा? नगिन्ना कहां पे रहेगा? नगिन्ना। इसके साथ साथ है फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका के बारे में आप आंसर कर सकते हो। तो इन जो स्थान है ना यहां से भी मेरे भाई क्वेश्चन आते हैं। देखो घरौंडा की अगर बात करें तो जो घरौंडा है ना वो आपका करनाल जिले में रहेगा। अगर मैं इंद्री की बात करूं, इंद्री ये भी हमारा करनाल जिले में है। ठीक है। निसिंग की बात करें, नीलोखेड़ी की बात करें, ये तमाम हमारे कहां पे हैं? करनाल जिले में। इसराना शमालखा की बात करें तो ये मेरे भाई पानीपत में रहेगा। बुनकरों का शहर कौन सा हो जाएगा? पानीपत। तीगांव की बात करें तो मेरे भाई ये फरीदाबाद जिले में रहेगा। उसके बाद बापोली की अगर बात की जाए, रट लेना ये पेपर में आया हुआ है, पानीपत में रहेगा।
परथला की बात करें तो पलवल में रहेगा, नगिन्ना की बात करें नू में रहेगा, और फिरोजपुर झिरका की बात करें तो यह स्थान भी हमारा कहां पे रहेगा, नू में स्थित रहेगा। कौशली की बात करें रेवाड़ी में रहेगा, बावड़ की बात करें रेवाड़ी में स्थित रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अटेली, कणीना, नांगल चौधरी, इन स्थानों की बात करें तो ये हमारे महेंद्रगढ़ जिले में स्थित रहेंगे। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो। उसके बाद हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो देखो जी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें तो मेरे को नाम याद आता है राव बीरेंद्र सिंह का। किसका? राव बीरेंद्र सिंह। अब इसका जन्म पूछ लेगा भाई, जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म ध्यान रखेंगे 1921 और जन्म स्थान था नांगल पठानी गांव में, ठीक है। नांगल पठानी जो गांव है यहीं पे इसका जन्म हुआ था। अब देखो ये कौन थे, तो आपको पता ही है कि जी राव बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी। हरियाणा की पहली जो क्षेत्रीय पार्टी है इसका गठन किया था और उसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर इसका चुनाव चिन्ह पूछ लिया जाए कि भाई चुनाव चिन्ह क्या था, तो आप कहेंगे चुनाव चिन्ह था इसका उगता सूरज। क्या था? उगता सूरज चुनाव चिन्ह था। अब इस पार्टी का कांग्रेस में विलय पूछ लिया गया था एक बार पेपर में कि कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो आपको पता है ना हरियाणा 23 सितंबर को क्या बनाता है, शहीदी दिवस, और 23 सितंबर 1978 को इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ये हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं राव बीरेंद्र सिंह। और ध्यान रखेंगे 1980 का समय, और 1980 में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के पद पर रहे हैं, ठीक है। केंद्र सरकार में कृषि और सिंचाई मंत्री रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति था जिसका जन्म हुआ था 1930 में अपने पाकिस्तान में, और उसके बाद कर्म भूमि आदमपुर को बनाया था। बिश्नोई समाज का सिरमौर हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाने वाला चौधरी भजनलाल, जिसके समय में हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगी पंचायती राज कब, क्यों और कैसे, तो ये जो पुस्तक है ये बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो बीडी गुप्ता का नाम है, वो ध्यान रखेंगे। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा के प्रथम जो राज्य कवि हैं ये कौन हुए हैं, तो भाई प्रथम राज्य कवि की अगर बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जी उदय भानु हंस। लेकिन हरियाणा के पहले प्रथम सूफी संत के बारे में पूछ ले, हरियाणा का जो प्रथम सूफी संत है इसके बारे में पूछ ले, तो आप क्या आंसर करेंगे? हरियाणा का पहला सांगी, हरियाणा का अगर आपसे प्रथम सांगी पूछ ले तो इसके बारे में आप क्या आंसर करेंगे? हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल, हरियाणा का प्रथम अगर एडवोकेट जनरल के बारे में पूछ लिया जाए तो ये कौन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि भाई हरियाणा के प्रथम, हाँ हरियाणा हिंदी जो साहित्य है, हरियाणा के निर्माता निर्देशक के बारे में पूछ सकता है। हरियाणा का प्रथम जो हमारा निर्माता है वो कौन होगा, ठीक है, निर्माता कौन होंगे। हरियाणा का प्रथम निर्देशक, हरियाणा का जो प्रथम निर्देशक है वो कौन रहने वाले हैं। इसके साथ साथ है हरियाणा का प्रथम हिंदी साहित्यकार, हरियाणा का पहला जो हिंदी साहित्यकार है इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप इतने क्वेश्चनों के आंसर बता देंगे तो ये आपके लिए बहुत काफी रहने वाला है। तो इतने क्वेश्चनों के आप फटाफट से आंसर कर देंगे। देखो मेरे भाई अगर मैं बात करूं हरियाणा के पहले सूफी संत की, तो शेख मोहम्मद तुर्क का नाम आएगा। यहाँ पे कौन आएंगे, तो आप कहेंगे सर शेख मोहम्मद तुर्क आएंगे। उसके बाद हरियाणा के पहले सांगी की अगर बात करें दीपचंद ब्राह्मण का नाम आता है, दीपचंद ब्राह्मण का। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल तो वो बाबू आनंद स्वरूप का नाम ध्यान रखेंगे। कौन है? बाबू आनंद स्वरूप का नाम ध्यान रखेंगे। अगर आपसे हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त पूछ ले तो मेरे भाई प्रीतम पाल सिंह कौन हो जाएंगे? प्रीतम पाल सिंह हो जाएंगे। हरियाणा के प्रथम निर्माता है ये देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर का नाम ध्यान रखेंगे। और ये जयंत शंकर प्रभाकर, ठीक है, तो जयंत शंकर का नाम ध्यान रखेंगे, ये निर्देशक। और हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार वो 4 अंगों से बना कौन था, तो वो थे चौरंगीनाथ। कौन थे? चौरंगीनाथ, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद खालिस्तान वास्तु माना जाता है, इसको छोड़ देंगे।
अब देखो ताजेवाड़ा नामक जो स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, तो भाई इसके बारे में हमने पिछली क्लासों में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था, आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ताजेवाड़ा से जो निकाली गई है वो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ताजेवाड़ा बैराज कब बना था? 1873 में ताजेवाड़ा बैराज बना। और ये नहर निकालने का काम कब किया गया था? 1879। दोनों डेटों में बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो इसको तो रट लेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलो। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे मेट्रो की जो लाइन होती है, इस लाइन की चौड़ाई कितनी होती है और उसको किस गेज के नाम से जाना जाता है? अब देखो 2015 का नाम ध्यान रखेंगे, सॉरी 2010 का नाम ध्यान रखेंगे, 2015 का नाम ध्यान रखेंगे और 2018 का नाम ध्यान रखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर हरियाणा में मैं मेट्रो की बात करूं तो विश्व में ही अगर मैं बात करूं ना कि भाई सबसे ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो किस गेज पे दौड़ती है, तो वो स्टैंडर्ड गेज पे दौड़ती है। ठीक है, तो चौड़ाई को कहा जाता है स्टैंडर्ड गेज। यहां पे गेज कौन सी? स्टैंडर्ड, जिसकी 1435 मीटर क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी। समझ गए? 1435 मीटर है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात 1435 मिलीमीटर हो जाएगी, एक पॉइंट भाई ये गलत बता दिया मैंने, 1.435 मीटर है, ये क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी। उसके बाद 2010 में जो मेट्रो चली थी वो गुरुग्राम में मेट्रो जुड़ी थी। 2015 की बात करूं तो फरीदाबाद। ठीक है मेरे भाई, फरीदाबाद। और उसके बाद 2018 की बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झज्जर हो जाएगा। अब देखो जो झज्जर में मेट्रो गई थी वो कहां से कहां तक गई थी, ये भी पेपर में पूछ लिया गया था। झज्जर में मुंडका दिल्ली का नाम ध्यान रखेंगे और मुंडका से लेके झज्जर के बहादुरगढ़ तक मेट्रो को जोड़ा गया था। फरीदाबाद क्या तो नहीं पूछा जाएगा। वैसे आप ध्यान रख लेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट केंद्रीय सचिवालय से लेके पुराने फरीदाबाद तक 2015 में मेट्रो चली गई थी। और पहली जो मेट्रो चली थी वो गुरुग्राम में, जो कि हमारे हुड्डा सिटी सेंटर से कुतुब मीनार तक जाने का काम किया था। तो किस शहर में मेट्रो पहुंची थी? गुरुग्राम में। अब बात आती है एक रैपिड मेट्रो का नाम सुना होगा आपने। रैपिड मेट्रो क्या होती है? तो भाई मेट्रो का निजीकरण नहीं किया जाता है, निजी मेट्रो को रैपिड मेट्रो कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे हरियाणा में पहली रैपिड मेट्रो 14 नवंबर 2013 को चली थी और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, रट लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए मेरे भाई आगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी, तो आज इसके बारे में ज्यादा डिटेल से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में ध्यान रखेंगे जो पुनः निर्माण है वो सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिंह गांव से किस संत का संबंध है? तो सिंह गांव तो सभी जानते हैं ना, संत सूरदास। कौन सा? संत सूरदास अकबर के समकालीन था। आधुनिक शास्त्रों का आराध्य स्थल कहा जाता है सिंह गांव को। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? संत निश्चल दास के बारे में। किसके बारे में? संत निश्चल दास का संबंध हरियाणा में कहां से है? संत निश्चल दास एक हमारे संत हुए हैं ताराचंद महाराज, ताराचंद महाराज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक आप संत गरीबदास का नाम ध्यान रखेंगे। संत गरीबदास जिसका जन्म 1717 ईस्वी में हुआ था। गरीबदास का कहां पे? छुडानी झज्जर गांव का नाम ध्यान रखेंगे। कहां पर? छुडानी झज्जर में। ताराचंद की बात करें दीनोद गांव भिवानी, ध्यान रखेंगे दीनोद गांव भिवानी। जो हमारा सतारा समाधि स्थल है वो ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित है। और संत निश्चल दास की अगर बात करें कुंगड़ गांव भिवानी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा में जो राजा जनमेग है इसका संबंध किस नगर से है? तो मेरे भाई ये सफीदो हो जाएगा, जींद से। राजा जनमेग की राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे, सरब दमन के लिए प्रसिद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आप सभी जानते हैं मराठों के बीच 1761 को जो युद्ध लड़ा गया था वो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन दो युद्ध और ध्यान रखेंगे। अगर आपसे तिलपत का पहला युद्ध पूछ ले, तिलपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? और तिलपत के दो युद्ध लड़े गए थे मेरे भाई। तिलपत का आपसे दूसरा युद्ध भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो दो युद्ध है ना, ये एक तो 1669 में लड़ा गया था, ये तो 1669 में हुआ था पहला युद्ध। दूसरा 1764 में हुआ था। पहला युद्ध एक गोकुला नामक एक किसान था, मतलब कि किसानों का यो विद्रोह था। जो पहला युद्ध था तिलपत परस्त का, और औरंगजेब के साथ ये लड़ने का औरंगजेब के साथ लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की जीत हो गई थी। तिलपत का पहला युद्ध किसानों से संबंधित याद रख लेना, गोकुल जाट हुआ करता था। इतना डीप से आएगा नहीं,
लेकिन तिलपत का जो दूसरा युद्ध है ना, ये राजा भरतपुर के राजा जवाहर सिंह का नाम आपने सुना होगा। उस राजा जवाहर सिंह और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से एक नजीमुद्दौला है ना, वो नेतृत्व कर रहे थे। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था और जो जवाहर सिंह थे उसकी जीत हुई थी इस युद्ध में, ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो ये तिलपत के दो युद्ध हैं, ये आपको डेट ध्यान रखनी है, डेट पूछी जा सकती है। बाकी मैंने बता भी दिया है कि किन किन के बीच में लड़ा गया था, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ लिया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारा कहां पे रहेगा मेरे भाई, करनाल में स्थित रहेगा। कहां पे रहेगा, करनाल में स्थित रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दो और बचते हैं भाई। कानोड़ का किला कहां पे रहेगा मेरे भाई, पिछली क्लास में डिस्कस किया था बड़े बेहतरीन तरीके से, महेंद्रगढ़ में रहेगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, ये गैर कांग्रेसी नहीं है, ये भगवत दयाल शर्मा है, ये हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज अपने पास जो समय है ना उसकी थोड़ी सी शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने जो क्लास है वो थोड़ी जल्दी आपकी कंप्लीट करवा दी है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बाकी कल से हम लाइव रूबरू होंगे, शायद अपनी मुलाकात हो 3 बजे के आसपास कल, ठीक है। और उसमें हम पूरा अपना सिलेबस का आगे की रणनीति किस प्रकार से हम जो सिलेबस उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो वो तमाम चीजों के बारे में हम कल लाइव मिलते हैं और उसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपनी शाम को 8 से 9 1 घंटे यहाँ पे क्या रहेगी, क्लास रहा करेगी, ठीक है, हरियाणा जीके की। और इसके अलावा जो इकोनॉमी सर्वे ऑफ हरियाणा, जिसमें मैं करंट से रिलेट करते हुए चलूंगा, यानी कि हरियाणा की करंट अफेयर, और वो जो क्लास है वो हम दिन के समय में लेंगे, ठीक है। वो क्लास थोड़ी सी छोटी लेंगे हम, मात्र 25 से 30 मिनट की, क्योंकि अगर इतनी क्लास से अगर हमने 15 16 17 कर ली तो उसमें हम आराम से कवर कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। ज्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं, उसमें थोड़े डाटा ज्यादा है, ठीक है। और डाटा तो भाई साहब ऐसे रटवा देंगे आपको, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये चीज तो मैं आपसे पहले दिन से बता रहा हूं। और भाई पेपर में डाटा है, इसके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं कल, ठीक है। तो कल 3 बजे आपसे लाइव रूबरू होंगे, तो 3 बजे आप सभी तैयार रहेगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।